राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए सामाजिक सद्भाव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज विश्व के वातावरण को देखते हुए इसके महत्व को और ज़्यादा रेखांकित करने की आवश्यकता है। और ऐसा क्यों है? इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह भाई साहब, जो सामाजिक सद्भाव कार्य के छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रमुख हैं। भाई साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने हमें इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए अपना समय दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सामाजिक सद्भाव का तात्पर्य क्या है? जब हम सामाजिक सद्भाव कहते हैं, तो इसे किन अर्थों पे लेते हैं हम? सामाजिक सद्भाव जैसा उसका नाम से और उसका शब्द से समझ में आता है। समाज में सद्भाव की स्थापना हो। और जैसे हमारा समाज बहुत प्रकार के जाति बिरादरी और ऐसे कई समूहों में विभक्त है। तो ये सारी जात बिरादरी और जितने समूह हैं, इनके आपस में एक समन्वय, एक अच्छा भाव, एक दूसरे के हित की चिंता करने वाला भाव, ऐसा भाव है, यही सामाजिक सद्भाव है। हालाँकि आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जितने भी भारत में निवास करते हैं लोग, चाहे उनका जाति उनकी अलग हो सकती है या उनमें कोई विविधता हो सकती है, लेकिन भाव सबका एक हो। राष्ट्रीय एकता में सामाजिक सद्भाव की क्या भूमिका आप देखते हैं? राष्ट्र समाजों को मिला करके ही है। जितने प्रकार के समाज भारतवर्ष में हैं, इन्हीं समाजों को जोड़ करके एक जो बड़ा समाज बनता है, वही राष्ट्र है। तो जब समाजों के बीच में आपस में अच्छा भाव होगा, एक दूसरे का सहयोग करने का भाव होगा, कोई वैमनस्य या कोई प्रतियोगिता इस प्रकार की नहीं रहेगी, तो राष्ट्र भी जो है वो अच्छे भाव का या एक शांत सक्षम राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। इसके लिए आवश्यक है ये। अभी देखने में आ रहा है वर्तमान समय कि विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनके अपने एजेंडे हैं और कहीं न कहीं वो जो मतभेद हैं, जो पनप रहे हैं समाज में, उसका वो फ़ायदा उठाने की, लाभ उठाने की कोशिश करती है। बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। इससे बचने के लिए क्या करना होगा? क्या चिंतन हो समाज का कि वो इस तरह की जो आसुरी शक्तियाँ हैं, उससे वो बच के रहें और एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण भी वो दे सकते हैं ऐसा करके? राजनीतिक दलों की एक मजबूरी है। बहुत बड़ा समाज है हमारे देश का, लगभग 150 करोड़ का समाज है। इस 150 करोड़ के समाज का नेतृत्व कोई एक राजनीतिक दल कर सकेगा, किसी में क्षमता नहीं है। और कर वही इसको कर सकता है जिसके अंदर बहुत लंबा धैर्य और तप, एक निश्चित उद्देश्य पर चलने का स्वभाव ऐसा होगा, वही कर सकता है। क्योंकि उनके पास वो नहीं है, तो वो समाज के एक भाग को अलग कर लेते हैं जितनी उनकी क्षमता है और उसी पर राजनीति करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों ने अलग अलग समाजों को बांट करके और उन समाजों की राजनीति प्रारंभ किया। यह उनके लिए भले ही लाभदायक हो, लेकिन देश के लिए एक समस्या के रूप में वो समाजों में उसी कारण से थोड़ी सी दूरी दिखाई पड़ने लगी। नहीं, पर मैं वही जानना चाह रही हूँ भाई साहब कि ये तो देखिए होता ही रहेगा। अब जो राजनीतिक परिदृश्य है देश का, वो बहुत विचित्र सा होता जा रहा है हमारे देश में। लेकिन हम कैसे बचा के रखें अपने समाज के, या हमारे समाजों के जो प्रमुख हैं, उनका चिंतन कैसा हो ताकि वो इस तरह की किसी एजेंडे का वो शिकार ना हो? ये जो आजकल जो थोड़ा बहुत विघटन दिखाई पड़ता है, थोड़ी बहुत दूरी दिखाई पड़ती है, तो ये दूरी समाजों के बीच में नहीं है। जितनी जात बिरादरी यहाँ जो समूह है, तो उनके बीच में नहीं है। भारतवर्ष का इतिहास है कि किसी भी एक जात बिरादरी ने किसी दूसरी जात बिरादरी पर कभी आक्रमण नहीं किया। कोई वैमनस्य भी किसी एक जात बिरादरी के दूसरी जात बिरादरी के प्रति कभी नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत जो अंतर दिखता है, वो जो उसके अंदर राजनीति से प्रेरित लोग हैं, उनका जो अलग से एजेंडा चलता है विघटन पैदा करने का, वो थोड़े लोग करते हैं।
पूरा समाज नहीं करता है। तो इसीलिए ये जो सद्भाव के माध्यम से हम जितने समाज हैं, उनके मुखिया जो हैं, पदाधिकारी जो हैं, वो एक साथ बैठे और बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान सरकार के पास वो कानून से नहीं है। तो उन समस्याओं का समाधान ये समाज के जो मुखिया हैं वही बैठ के कर सकते हैं। और बार बार बैठते रहेंगे तो जो थोड़ी बहुत बातें आती हैं कुछ लोगों के द्वारा वो समाप्त हो जाएंगी। समाज एक आपस में मिलने जुलने वाला, एक दूसरे की चिंता करने वाला, इस प्रकार से एक समाज खड़ा होगा देश के अंदर। जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई भाई साहब, ये परंपरा से चला भी आया है हमारे यहाँ। बीच में थोड़ा कुछ मुझे लगता है डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन आपने उस बात को भी रेखांकित किया कि किन लोगों के द्वारा होता है। समाज कभी नहीं करता, कुछ एक लोग उसमें होते हैं जिनकी कोई अपनी राजनीतिक हित लाभ जुड़े होते हैं और वो इन चीज़ों को डिस्टर्बेंस क्रिएट वहाँ पे करते हैं। भाई साहब, मैं मेरे मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठ रहा है इस वक़्त कि देखिए भारतीयता के तो मूल में ही सामाजिक सद्भाव रहा है, आपस में प्रेम करना, मिल-जुल कर रहना, माँ भारती की सेवा में तत्पर रहना, ये भाव हमेशा ही रहा। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा क्या हुआ है जिस पे विशेष रूप से इस पे कार्य करने की ज़रूरत पड़ी है, आवश्यकता पड़ी और आप तो सतत कर ही रहे हैं इस कार्य को। तो ऐसे कौन से कारक आपको नज़र आ रहे हैं और कि इस पे काम करना पड़ रहा है? जबकि ये हमारा अपना है विषय, इसमें कोई अलग से चीज़ नहीं है, बाहर से नहीं लेना है हमको इसको। इस देश की मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति है। 100 करोड़ से अधिक हिंदू है और लाखों वर्षों से हिंदू यहाँ रहता है। तो यहाँ की मूल संस्कृति है और यहाँ की मूल संस्कृति इस देश की ताकत, शक्ति है। जब तक वह सुरक्षित है तब तक इस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पिछले कुछ वर्षों से ऐसे नैरेटिव गढ़े गए जो इसके अंदर लोगों में भ्रम पैदा करें या इसकी संस्कृति के प्रति दुर्भावना, इस प्रकार का भाव, गलत भाव उसका गढ़ सकें उसको, इस प्रकार का जैसे एक उदाहरण के लिए वर्ण हमारे यहाँ प्राचीन शब्द है। वर्ण व्यवस्था रही है, जो कार्य करेगा वो वर्ण है, कार्य का नाम वर्ण है। तो कार्य का वर्ण करना ऐसा था। वर्ण के साथ सवर्ण और अवर्ण नहीं था कभी। इसको राजनीति ने उसको वर्ण को अवर्ण और सवर्ण बना करके दो भाग में बांटा। तो ये एक नैरेटिव गढ़ा गया, कभी ये था ही नहीं, केवल वर्ण था। जो कार्य वर्ण करेगा वो व्यक्ति उस नाम से जाना जाएगा। वकील है तो वकील के नाम से जाना जाएगा, उसने उसको वर्ण किया है। ये हमारे यहाँ पहले पर तो वर्ण एक व्यवस्था है। अब यह जो जातियां बन गई तो जाति व्यवस्था नहीं है, जाति परंपरा है। दोनों को अंतर देखिए, वर्ण व्यवस्था, जाति परंपरा। जाति वर्ण का स्थान नहीं ले सकती, वर्ण जाति का स्थान नहीं ले सकता। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों का घाल मेल करने का प्रयत्न किया गया और एक भ्रम खड़ा करने का प्रयत्न किया गया। आपने कितनी सुंदर बात समझाई है और मुझे लगता है ये जन जन तक जाना चाहिए, क्योंकि शब्द ही गलत लेकर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया, वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था कर दिया गया और अब इतना घुल मिल गया है। जो घाल-मेल शब्द आपने इस्तेमाल किया वो समझ ही नहीं आता कि असल में क्या। और मुझे लगता है भाई साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो तकरीबन 1000 वर्ष का संघर्ष रहा है, भारत पे विदेशी आक्रमण होते रहे, इनने हमारी व्यवस्थाओं को भंग कर दिया? वास्तव में उन 1000 वर्षों से जो प्रयत्न हुआ लगातार यहाँ की संस्कृति की पहचान को समाप्त करने का प्रयत्न हुआ। तो जैसे मंदिर थे, बड़े बड़े मंदिर थे, मंदिर सारे तोड़े गए, विश्वविद्यालय जलाए गए, ग्रंथ जलाए गए, वो सब सारा कार्य हुआ। तो समाज ने उसका तोड़ निकाल लिया। मंदिर, बड़े मंदिर थे, उसको जलाया तो छोटे मंदिर जगह जगह बन गए। घरों में लोगों ने मंदिर बना लिया, तो पूजा पाठ और उनका जो कार्य था वो लगातार चलते रहा। तो लोगों को लगा कि यह जो मंदिर तोड़ने से नहीं होगा, ये ग्रंथ जलाने से नहीं होगा, ये तो लोगों के विचार में है, लोगों की दिनचर्या में है, लोगों की परंपरा में है। तो वो परंपरा को बिगाड़ने का प्रयत्न,
परंपरा के अंदर ऐसी बातें डालने का प्रयत्न जो हमारी परंपरा थी ही नहीं कभी। जैसे उदाहरण के लिए हमारे किसी भी ग्रंथ में छुआछूत और ऊंच नीच की बात है ही नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वर्ण, जिसने जो कार्य वर्ण किया वो कार्य करता है, सारे कार्यों का महत्व था, सबका सम्मान था। लेकिन जब से विदेशी शासन आया तो विदेशी शासन ने इस प्रकार का वातावरण बनाना शुरू किया कि यह छोटा कार्य है और यह बड़ा कार्य है, और हम जो यहाँ के लोग हैं, हम उनके बहकावे में या उनके उस नैरेटिव में हम भी कहीं न कहीं फंसते गए। तो हमारे समाज में भी कुछ गलत परंपराएं धीरे धीरे प्रवेश कर गई। आज उनको ठीक करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। भाई साहब, एक प्रश्न उठता है अक्सर ही, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की बात करता है तो उसकी गलत व्याख्या कर ली जाती है, उसको धार्मिक वर्चस्व से जोड़ा जाता है, जबकि वो सामाजिक समरसता का भाव है, राष्ट्रीय गौरव का भाव है, अपनी सनातन संस्कृति का भाव है। इस पूरे सीन में सामाजिक सद्भाव की क्या व्याख्या है? आप उसको कहाँ पाते हैं? हिंदू और हिंदुत्व, इसमें थोड़ा अंतर है। हिंदू जो हिंदू परिवार में जन्मा और हिंदू विचार, हिंदू परंपरा, हिंदू भाव रखता वो हिंदू है। इसको रक्षा करने के लिए कोई तत्पर है तो तत्परता जो है वो हिंदुत्व है। हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा की रक्षा करने के लिए जो तत्पर है तो तत्परता हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व वास्तव में यहाँ की सबसे प्राचीन संस्कृति हिंदू है, मूल संस्कृति हिंदू है, इस देश की पहचान हिंदू संस्कृति के नाते है। तो इसलिए इसकी रक्षा होनी चाहिए, ये रहना चाहिए। बाकी सब रहें, किसी को रहने से मना नहीं, मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं और भी अन्य रहते हैं, दुनिया के सारी जितनी विचारधाराएं हैं सबके प्रतिनिधि यहाँ रहते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ की जो मूल संस्कृति है उस पर कोई नुकसान, कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए, ये प्रयत्न। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ की मूल संस्कृति को सुरक्षित करना चाहता है, उससे वह जो है खराब या गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और राष्ट्र की कल्पना तो सबको साथ लेकर है, किसी को छोड़कर राष्ट्र हो ही नहीं सकता, सब उसके अंग हैं राष्ट्र के। लेकिन राष्ट्र का आधार क्या होगा, राष्ट्र किसके ऊपर खड़ा होगा? तो उस देश की मूल संस्कृति के ऊपर खड़ा होगा, और मूल संस्कृति यहाँ की हिंदू संस्कृति है। ये एकदम स्पष्ट मत है, किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई बात नहीं, जो वास्तविकता है वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई शब्द गढ़ा नहीं, कहीं से कोई बात बाहर से लाए नहीं, सब यहाँ पहले से है। पहले यहाँ जो संस्कृति है, पहले यहाँ जो विचार है, परंपरा है, उसी का आधार पर चलता है। सामाजिक सद्भाव को लेकर संघ क्या कर रहा है? सामाजिक सद्भाव के लिए संघ ने एक प्रयत्न प्रारंभ किया है और उसमें हमें बहुत सी सफलता भी मिल रही है। धीरे धीरे हम पूरे प्रांत में जितने प्रकार की जात बिरादरी है, हिंदू समाज की जात बिरादरी, उन सब के साथ बैठते हैं और प्रांत स्तर पर बैठते हैं, जिला स्तर पर बैठते हैं, खंड नगर स्तर पर बैठते हैं। अभी अप्रैल में हमारी खंड और नगर स्तर की बैठकें होने वाली है और हमारा लक्ष्य है पूरे प्रांत में 221 बैठक हम करेंगे। तो उन बैठकों में हम पूरे समाज के साथ बैठ करके, जो समाज प्रमुख है, मुखिया, उनके साथ बैठ करके समाज में ऐसी व्याप्त जो कमी है, जो दोष है, उसको उससे हम मुक्त कैसे हों, समाज को मुक्त कैसे किया जाए, उसके लिए चिंतन करते हैं। और समाजों को एक साथ बैठने का और चिंतन करने का अभ्यास हो, इस कारण से, बार बार बैठने के कारण से, इसके लिए भी हम प्रयत्न करते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है और उसका परिणाम ये हुआ है कि अनेक स्थानों पर समाजों में लोग बैठने लगे हैं। अलग अलग समाज के लोग स्व प्रेरणा से भी आपस में बैठ करके विचार करने लगे हैं। ये एक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा है।
जी, जी। संघ के लिए हमेशा कहा जाता है कि उसको बाहर से नहीं समझा जा सकता। अगर आपको संघ को समझना है तो संघ के भीतर आना होगा। अगर सामाजिक सद्भाव के ही विषय पे हम देखें, तो संघ के भीतर क्या वातावरण होता है इसको लेके? क्या जब आपस में सब मिलते हैं, क्योंकि सब अलग-अलग प्रांत से, अलग-अलग समाज से आके ही इकट्ठे होते हैं। वहाँ कोई ऐसी स्थिति वहाँ क्या होता है? संघ किसी पर थोपा नहीं जाता, क्योंकि संघ कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो अलग से हो और किसी के ऊपर थोपने का प्रयत्न करे। हम अच्छा सोचते हैं, समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, राष्ट्र के लिए अच्छा सोचते हैं। हमारा जो अंदर का अच्छा भाव है सबके प्रति, वही संघ है। हाँ, लेकिन स्वयंसेवकों को भी ऐसा कोई जात समाज से कभी उद्बोधन नहीं होता। हाँ, हमें पता नहीं चलता कौन कहाँ से आया है। वो इतनी एकरूपता हो जाती है कि सबसे बड़ा उदाहरण तो संघ ही है सामाजिक सद्भाव का, मुझे लगता है, अगर उसको ढंग से देखा जाए तो। जाति के बारे में तो पूछते ही नहीं है। इसलिए हमारा स्वयं का अनुभव है कि हम जो है प्रायः अपना नाम आधा ही बोलते हैं। जैसे हमसे कोई नाम पूछता है तो हम अपना पूरा नाम ना बोल करके आधा नाम बोलते हैं। तो हमारी जाति क्या है पता नहीं चलती। हर कोई उसी प्रकार का व्यवहार, और हम हर नाम के साथ में जी लगाते हैं। किसी को पुकारते हैं तो सरनेम की जगह जी लगाकर बोलते हैं। तो एक सम्मान, हम हर एक दूसरे को सम्मान देते हैं। किसी भी जाति का है, किसी भी समाज का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संघ में सभी समान रहते हैं, समान भाव। भाई साहब, संघ अपना शताब्दी वर्ष भी बना रहा है और ये 100 वर्षों की उसकी यात्रा है पंच परिवर्तन के विषय। और मुझे लगता है जो पंच परिवर्तन के विषय हैं, ये भी कहीं न कहीं समाज के ही इर्द-गिर्द घूमते हैं, समाज से जुड़े हुए ही विषय हैं। इन 100 वर्षों में संघ ने कोई ऐसे काम किए हो जो आप, अगर आप गिनाना चाहें कि हाँ, देखिए ये कार्य सामाजिक सद्भाव की मिसाल है। और उदाहरण के लिए देखिए, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई आपदा राहत कार्य संघ करता है, तो संघ कभी नहीं पूछता कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, वो बस सेवा कर रहे होते हैं स्वयंसेवक। तो कुछ आप ऐसे कोई विषय अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को, इन 100 वर्षों में कहाँ-कहाँ संघ ने ये बताया है और कैसे संकल्प लेके इस दिशा में काम किया है, बहुत ठोस काम किया है? संघ का प्रारंभ ही सेवा के लिए हुआ है। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसके लिए संघ का प्रारंभ। और सेवा भी कैसे? स्वयं प्रेरणा से सेवा। कोई हमको कहेगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं। आवश्यकता है, इसलिए हम वहाँ सेवा के लिए तत्पर हो जाएं। और यह तत्पर होने का भाव, सेवा की आवश्यकता है, हम स्वयं तत्पर हो गए, वो तत्पर होने का भाव शाखा में आता है। शाखा में जो एक, आप उसको सद्भाव कहिए, समरसता कहिए, या एक दूसरे के प्रति जो मैत्री भाव का जो जागरण होता है, और जो एक समर्पण भाव का जागरण होता है एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस भाव के कारण से हम सेवा के लिए खड़े होते हैं। और यही सेवा जो है, हर प्रकार की सेवा, चाहे वो विपदा की सेवा हो, चाहे सीमा पर युद्ध चल रहा है वहाँ हमारी सेवा की आवश्यकता पड़ी हो, उसके लिए हो, चाहे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, हमारे लोग संकट में हैं तो उनके लिए सेवा की आवश्यकता हुई, उनके लिए हो, या कोई महामारी आ गई देश में, वहाँ कोई हमारी आवश्यकता हो तो उनके लिए हो। ऐसे किसी भी स्थान पर जहाँ पर सेवा की आवश्यकता है, तो संघ वहाँ इसलिए सबसे पहले दिखता है कि उसके अंदर इसी प्रकार का भाव का जागरण, वो स्वयं सेवक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम ही इसलिए है कि स्वयं प्रेरणा से सेवा करने वाला एक व्यक्ति खड़ा होता है, वैसे पूरा संगठन खड़ा हो गया। जी। भाई साहब, आपके पास दायित्व ही सामाजिक सद्भाव के कार्य के प्रांत प्रमुख का दायित्व है। छत्तीसगढ़ प्रांत की अगर हम बात करें, तो यहाँ आपको अभी क्या वातावरण नज़र आ रहा है, क्या दृश्य नज़र आ रहा है इस विषय को लेकर? समाज की में जी, जी, समाज के प्रति। समाज तो छत्तीसगढ़ का समाज बहुत निर्मल समाज है, ऐसा मानना चाहिए। बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ पर कि
ये यहाँ का जनजातीय समाज अपने आप को हिंदू नहीं कहता, या सतनामी समाज आक्रामक ऐसा कहते हैं। ये केवल कहने की बात है। मैं तो पूरे प्रांत में घूमता हूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखता, ना तो हमको कोई समाज आक्रामक दिखता है, झगड़ा करने वाला कोई समाज नहीं दिखा आज तक, और ना हमको कोई ऐसा समाज मिला जो वो ये कह दे कि हम हिंदू नहीं है। समाज नहीं मिला, कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्ति की बात नहीं करता। एक बार हमने जगदलपुर में सभी जनजातीय समाज के प्रमुखों की बैठक बुलाया, और वो बैठक पूरे दिन भर चली, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। सभी जितने समाज प्रमुख थे सबने अपनी अपनी बातें, कोई आधे घंटे, कोई 20 मिनट रखा सबने। आपको आश्चर्य होगा, उस 1 घंटे में जितने उद्बोधन हुए उसमें एक भी व्यक्ति ने हम हिंदू नहीं हैं ऐसा एक ने नहीं कहा। किसी के मन में वो भाव नहीं दिखा। ये केवल एक प्रचारित करने वाली बात, कुछ लोगों को खड़ा करके उनसे कहलवाने वाली बात, इतना ही है। बाकी सामान्यतः छत्तीसगढ़ का समाज बहुत ही शांत, बहुत ही निर्मल स्वभाव का, और आपस में सहयोग करने का भाव इनमें स्वभाव से, अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। बस ये आपस में मिलते बैठते रहें, इसको एक अभ्यास में ले आने की आवश्यकता है। इसलिए भाई साहब शायद कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जी, क्योंकि सबका मन एक जैसा ही निर्मल पावन मन है और आपस में स्नेह रखने वाला एक दूसरे के प्रति। तो भाई साहब मैं जाते जाते आपसे ये सुनना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आता है ज़ेन ज़ी, जो ये पीढ़ी है, नई पीढ़ी, और पूरी दुनिया में हंगामा मचाया हुआ है। लेकिन भारत के जो युवा हैं वो माँ भारती से प्रेम करने वाले युवा हैं, और चूँकि हमारे संस्कारों में ही कुछ ऐसा है कि हम सब इस मिट्टी से प्यार करते हैं, और हमने कभी ऐसा भाव नहीं रखा कि हम अपने देश को ही क्षति पहुँचाएँ। लेकिन आपका इतना लंबा अनुभव है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में आपने अपना योगदान दिया है, और अभी तो इतना महत्वपूर्ण विषय आप काम कर रहे हैं सामाजिक सद्भाव का, जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है देश की प्रगति के लिए भी। तो इस जो जेन ज़ी है, इसको कोई आप संदेश देना चाहते हैं? ये जो युवा मन है, मस्तिष्क है, इनके मन में क्या भाव होना चाहिए? कोई स्पष्टता हो उसको लेकर। तो मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसा संदेश दें ताकि उनकी दिशा और दशा स्पष्ट हो आगे आगे भविष्य की। आज का जो युवा है, अब हम भी आज भले 73 साल के हो गए, हम भी कभी युवा थे। हमारे समय का युवा और आज का युवा बहुत अंतर है। आज का युवा बहुत तार्किक है, किसी विषय को तार्किक ढंग से सोचता है, और उसको जो अच्छा लगता है, उसके तर्क पर जो ठीक दिखता है उसको वो मानता है। संसार में कई प्रकार के विचारधाराएं, कई प्रकार की मान्यताएं चल रही हैं। हमारी जो यहाँ की जो भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय परंपरा, यहाँ की मान्यता, यही एक है पूरे संसार में जो किसी भी तर्क पर खरी उतरती है। किसी भी तर्क पर हम भारत माता की जय कहते हैं, हम धरती माता को अपनी माता कहते हैं। अब धरती माता को माता कहने की परंपरा केवल भारत में है, दुनिया में कहीं नहीं है। अब ये हम धरती माता को माता क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक तर्क है। इसको किसी भी तरह से आप किसी भी तर्क से देखें तो खरा उतरता है। ये यहीं से सब कुछ पैदा होता है। धरती ही हमको सब कुछ देती है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया वो भी इसी धरती की देन है। तो इसीलिए जब हम धरती माता को माता कहते हैं तो उसके पीछे का जो भाव है वो तर्कपूर्ण है, अतार्किक नहीं है। वैसे ही हम किसी भी जो हमारी मान्यताएं, जो धार्मिक और इस प्रकार की मान्यताएं हैं, वो तर्क पर खरी उतरने वाली मान्यताएं हैं। और आज का जो युवा है वो किसी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता। किसी ने कुछ कह दिया तो विश्वास करेगा, ऐसा नहीं। इसलिए कि वो किसी चीज को तर्क पर सोचता है। और हमारी चूंकि मान्यताएं सारी तार्किक आधार पर वो सिद्ध हैं, इसलिए ये युवा
आज उस ओर आकर्षित हो रहा है और यही का युवा नहीं, पूरी दुनिया का युवा भटक करके इधर ही आने का प्रयत्न करता है, जानने का। ऐसा बस जाते-जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है। हम बात सामाजिक सद्भाव की कर रहे हैं। एक कोई झूठा मैसेज आता है, फेक मैसेज, कोई फेक नैरेटिव सेट करने के लिए, और होता ये है कि समाज उस पे रिएक्ट करने लगता है, बिना उसकी सत्यता को परखे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई संदेश इस तरह के प्रसारित हो रहे हैं, हो सकता है वो झूठे हों, हो सकता है वो माहौल ख़राब करने के लिए फैलाए जा रहे हों। हमें वहाँ थोड़ा ठहर के शायद देखना होगा, नहीं तो हम बहुत जल्दी आपा खो देते हैं। हमारा ये स्थिति हमारी बनती जा रही है। सोशल मीडिया का एक बहुत ज़ोर है इस पे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सोशल मीडिया का प्रभाव तो है और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, लाभ भी है और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग ऐसा होता है जैसे मान लीजिए एक कोई नैरेटिव बनाया गया, गलत नैरेटिव बनाया गया, समाज में अराजकता पैदा करने का नैरेटिव, तो वो नैरेटिव चलते ही ऐसे लोग उसको पकड़ते हैं जो पहले से तैयार बैठे हैं, उसीलिए उनको सेट किया गया और उसको वो फैलाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो नैरेटिव वहीं तक फैल कर रुक जाता है, गहराई तक जाता नहीं। अभी तक जितने नैरेटिव फैलाए गए उनका इतिहास देखिए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते भर से अधिक उसकी उम्र नहीं रहती है। धीरे धीरे लोग उसको सोचने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं और पता चलता है ये तो केवल नैरेटिव है। अभी ऐसी स्थिति, तो भी ऐसे भी नैरेटिव को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। ऐसा आपने बहुत अच्छे से इस विषय को समझाया और हमें बहुत प्रसन्नता हुई, आपने समय भी दिया। तो हमारे साथ थे कौशलेंद्र प्रताप सिंह भाई साहब, जो सामाजिक सद्भाव कार्य के छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रमुख हैं, और बहुत ही सरल शब्दों में ना केवल उन्होंने इसकी महत्ता बताई हमें, बल्कि ये भी बताया कि भारत का जो समाज है वो बहुत सहिष्णु है, आपस में प्रेम करने वाला है, निर्मल मन का समाज है। क्योंकि हमारी संस्कृति में, संस्कारों में यही बात हमें रची बसी है कि हम सब मिलकर प्रेम से एक साथ आगे बढ़ें। कुछ बीच में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है कि ये चीज़ें कहाँ से गड़बड़ हुई हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और लगातार इस विषय पे वो कार्य कर ही रहे हैं। अगली बार फिर किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, किसी विशेष व्यक्तित्व के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।